डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान लेसन नंबर 3, 2 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा लेसन है चुनाव और प्रतिनिधित्व। अब बात करते हैं कि चुनाव की आवश्यकता क्यों हुई और प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो, संपूर्ण भारत की यदि हम बात करें, है ना, संपूर्ण भारत की बात करें तो विश्व में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। सबसे पहले यदि बात करें इतिहास पर यदि जाएं हम, तो इतिहास में सबसे पहले लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित नहीं थी, है ना। सबसे पहले विश्व में क्या भाई, राजतंत्र बना। पहली शासन व्यवस्था क्या है भाई, राजतंत्र है ना। राजतंत्र के बाद एक नया तंत्र आया था, उसे कहते हैं कुलीन तंत्र, श्रेष्ठ लोगों का शासन। और वर्तमान में जो शासन व्यवस्था चल रही है, ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं लोकतंत्र। इन तीनों में ही जो शुद्ध रूप था शासन व्यवस्था संचालित करने का, जो सही तरीका था, राजा जनता की भावनाओं को समझता था, जनता हित में काम करता था, तब तक तो यह शासन शुद्ध था। लेकिन जब जनता की भावनाओं को राजा ने समझना बंद कर दिया, भाई भतीजेवाद को अपनाना प्रारंभ कर दिया, शासन का स्वरूप बदलना प्रारंभ कर दिया, शासन की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से संचालित न हो ऐसा करना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे समय में क्या होगा, ऐसे समय में इनका विकृत रूप सामने आएगा। और विकृत रूप में क्या होती है, क्रांति होती है। विकृत रूप में क्या होती है भाई, क्रांति होती है। जैसे यदि राजतंत्र में पहला जो राजा बना, पहली बार जब राजा बना तो उसका चुनाव हुआ था, ऐसा क्योंकि अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है उनमें यदि पढ़े हम, है ना, तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो पहला जो राजा बना था लेवियाथन, वो कुछ कहते हैं कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत से बना, मातृसत्तात्मक सिद्धांत से बना, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत से बना, शक्ति के सिद्धांत से बना, समझौते के सिद्धांत से बना। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व दिया वो समझौते के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। समझौते का मतलब एक तरह से उसको चुना गया था, निर्वाचित किया गया था। देखो, आपने प्लेटो ने यूनान के 158 संविधानों का अध्ययन किया है ना। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कितने संविधानों का अध्ययन किया है, 158 संविधानों का, यूनान के नगर राज्य में। और उस दौरान राजतंत्र ही था, लेकिन वहां चुनाव होता था, है ना। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ ही साथ यूनान के नगर राज्यों में कितने संविधानों का संशोधन, ये वो अध्ययन किया इन्होंने, 158 संविधानों का अध्ययन किया है। और इन 158 संविधानों में उस दौरान क्या होता था, राजा निर्वाचित होता था निश्चित समयावधि के लिए। यदि वो सही काम नहीं करता राजा, तो उस राजा को पद से हटा दिया जाता था। ठीक है, तो ये चुनाव उस टाइम भी चुनाव हुए थे, सब में नहीं होते थे। लेकिन राजा क्या करता था कि अपने आप को निरंकुश घोषित कर देता था और चुनाव प्रक्रिया को बंद कर देता था, है ना। राजा क्या करता था, निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती, और निरंकुश शासन व्यवस्था में चुनाव पद्धति क्या हो जाती भाई, समाप्त हो जाती। यानी शासन का जो स्वरूप है चुनावी प्रक्रिया से पृथक हो जाता। अब बात करते हैं यूनान के नगर राज्यों की बात करें तो इनकी एक आदर्श जनसंख्या की, जो आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी हुआ करती थी भाई, 5040 जनसंख्या हुआ करती थी। यानी एक आदर्श राज्य वह राज्य होगा जिसकी जनसंख्या कितनी है, 5040 जनसंख्या है। तो 5040 जनसंख्या हुई राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में। फिर भी राजा ने अपने आप को निरंकुश घोषित कर लिया, तो इसे कहेंगे निरंकुश तंत्र, है ना। यानी राजा ने जब चुनाव प्रक्रिया को हटा दिया, बंद कर दिया, और अपने अनुसार शासन करने लगा, और ये कहने लगा आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूं, और मेरे कहे हुए शब्द, जैसे लुई 14वां था, है ना, फ्रांस का शासक, वो कहता था आई एम स्टेट, मैं राज्य हूं, और मेरे कहे हुए शब्द कानून है। यानी गलत कहे चाहे सही कहे, तो ऐसी व्यवस्था को निरंकुश तंत्र कहते हैं। और निरंकुश तंत्र में होती है क्रांति भाई, क्या होती है, क्रांति होती है। और क्रांति के बाद में कुछ नया जो स्वरूप आता है वो होता है कुलीन तंत्र। कुलीन का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोगों द्वारा शासन प्रबंध करना। कुलीन का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ लोगों द्वारा, यानी कुछ लोग जो क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे, उन लोगों द्वारा शासन प्रबंध किया जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था को कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं।
ठीक है। कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी जब तक वो सही काम करते हैं उनका चुनाव होता रहा, लेकिन जब वो सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया, सत्ता को वो अपने अनुसार शासन प्रबंध करने के लिए सोच लिया, तो ऐसी व्यवस्था को हम कहेंगे अधिनायक तंत्र। तो यदि शासन का स्वरूप सही नहीं चल रहा है तो ऐसे शासन के स्वरूप का नाम दिया गया कौन सा? ये अधिनायक तंत्र। ठीक है। अधिनायक तंत्र में भी क्रांति होती है और क्रांति के बाद एक नया स्वरूप आया लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कौन सा स्वरूप आया भाई? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। किसे कहते हैं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था? यानी वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी अधिकाधिक हो, यानी जनता के द्वारा कानून बनाए गए हों, ऐसी शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्लियर? लिको का राज्य वर्गीकरण है वो शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप का है। आपका भारत, ये जो आपका अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र की सबसे सरल परिभाषा दी है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह है जिसमें जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रबंध, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रबंध होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो देखो, लोकतंत्र है वो आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, 5वें लेसन में सामाजिक विज्ञान में पढ़ के आए हो ना, डेमोक्रेसी। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, डेमोक्रेसी, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? डेमोस और क्रेटिया से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेटिया का अर्थ होता है शासन, है ना। डेमोक्रेसी शब्द है उसको डेमोक्रेसी शब्द से हुई है, जो दो शब्दों से मिला है, एक तो डेमोस और एक है क्रेटिया। ये आप 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 5 में पढ़ के आए हो। इस डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। तो जनता का शासन होता है, ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है, इसमें जनता का शासन है, यानी जनता स्वयं कानून बनाती है या इनके प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। तो देखो, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो जनता के शासन की बात करें तो लोकतंत्र होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का लोकतंत्र होता है। क्लियर? नंबर 1 है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अब देखो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करें और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है प्रतिनिध्यात्मक शासन। ये जो है ना, हम चुनाव और प्रतिनिधि लेसन का नाम है ना, तो हमें कौन सा पढ़ना है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पढ़ना है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ये कैसा स्वरूप है ना, शासन का कैसा स्वरूप वो है, उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहेंगे। तो देखो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले, इसे कहेंगे ना प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। किसे कहेंगे? जिसमें जनता स्वयं कानून बनाए, और स्वयं कानून बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम होता है प्रारंभिक सभाएं। पहला काम कौन सा है भाई? प्रारंभिक सभाएं। नंबर 2 होता है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। और नंबर 3 इसमें पाया जाता है रिकॉल या प्रत्यावहन। रिकॉल या प्रत्यावहन ये किस में पाया जाता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में पाया जाता है ना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में लिख लेना इसको। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है, और कानून निर्माण की भाग लेने के 3 प्रावधान हैं। कितने प्रावधान हैं? 3 प्रावधान हैं। नंबर 1 है प्रारंभिक सभाएं। जनता जितने भी वोट देने का अधिकार है या जो प्रत्यक्ष रूप से कानून प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं। क्या करते हैं वो भाई? एक जगह इकट्ठा होते हैं और इकट्ठे होकर कानून निर्माण का प्रारंभिक मसौदा तैयार करते हैं। जिस प्रकार संसद में कानून बनता है, उसी प्रकार वहां की जनता इकट्ठी होकर कानून निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करती है या विधेयक को कानून बनाने का काम करती है, विधेयक पर विचार करती है कि
हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है, उस पर विचार मंथन करती है और विचार मंथन के बाद, बहस के बाद जब कानून बन जाता है तो वो सरकार को सौंप दिया जाता है और सरकार ऐसे विषय को क्या कर देती है, लागू कर जाती है, गजट में प्रकाशित करवा देती है, या यूं कहें कि कानून को हस्ताक्षर करके वो लागू करवाने का काम करती है। ये तो है प्रारंभिक सभाएं। प्रारंभिक सभाओं को एक बार दोबारा देख लो, किसे कहेंगे प्रारंभिक सभाएं, कि जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, या यूं कहें जो वयस्क मताधिकार है, जो कानून को जानता है, वो सभी लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, ठीक है, और इकट्ठे होकर कानून निर्माण का काम करेंगे, कानून का प्रारंभिक मसौदा तैयार करेंगे, कानून की प्रारंभिक प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करेंगे। पहला काम तो ये हुआ, क्लियर। इसके बाद नंबर 2, कानून बनाने का पहला काम हुआ, और बनाने के बाद में सरकार को सौंप देंगे, सरकार लागू कर देगी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में एक काम तो ये होता है। दूसरा काम क्या होता है भाई, जनमत संग्रह होता है। मान लो सरकार, जनता ने कानून नहीं बनाया, सरकार किसी प्रकार का कोई कानून बनाना चाह रही है ना, सरकार किसी प्रकार का यदि कानून बनाती है तो सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून है, या यूं कहे सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है, उनको जनता की राय जानने के लिए जनता के पास भेजा जाता है, जिसे हम कहते हैं जनमत संग्रह, है ना। जनमत संग्रह का मतलब सरकार ने कोई कानून बनाया, उस पर वोट होते हैं। क्या होते हैं भाई, वोट डाले जाते हैं। यदि वो वोट में जीत जाता है, विधेयक पारित हो जाता है, तो उस विधेयक को लागू कर दिया जाता है, और यदि उसकी हार हो जाती है या वो गिर जाता है, सरकार उस जनता उसको नहीं चाहती है, तो वह क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का तात्पर्य हुआ सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया है, उस कानून को जनता की राय जानने के लिए उस पर वोटिंग होती है, जिसे जनमत संग्रह कहते हैं। क्लियर। तीसरा है रिकॉल या प्रत्यावर्तन या प्रत्यावर्तन। देखो, हमने जो संसद सदस्य होते हैं उनको निश्चित समय के लिए चुनकर भेजते हैं। जैसे भारत में 5 वर्ष के लिए चुना जाना है, ब्रिटेन में भी 5 वर्ष 4 वर्ष के लिए चुना जाना है, अमेरिका में भी चुने जाना है। प्रत्येक देश की अपनी शासन व्यवस्था है, अलग अलग शासन व्यवस्था है, और वो कितने भी वर्ष के लिए चुन सकती है। लेकिन जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वहां ये काम होता है कि 5 वर्ष के लिए चुना गया, और यदि वो सही काम नहीं कर रहा है, कितने वर्ष के लिए चुना गया है, 5 वर्ष के लिए चुना गया, और वो सही काम नहीं कर रहा है, तो 5 वर्ष से पूर्व किसी भी संसद सदस्य को वापस बुलाने का जो अधिकार होगा, यानी उसको क्या होता है, रिकॉल कहते हैं। रिकॉल क्या है, निश्चित समय के लिए किसी प्रतिनिधि को चुना गया, और वह प्रतिनिधि यदि सही काम नहीं कर रहा है तो समय से पूर्व उसे वापस बुलाने का अधिकार प्रत्यावर्तन या रिकॉल कहलाता है। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि विश्व के कहां-कहां और कौन-कौन से देश में वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है। तो देखो, अमेरिका जो है ना, उसके 4 कैंटन्स में, या यूं कहे 4 राज्यों में क्या मिलेगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आपको देखने को मिलता। वर्तमान की यदि बात करें, वर्तमान संदर्भ की बात करें, तो क्या वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्थापित हो सकता है ना। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करें तो विश्व का जो शक्तिशाली देश अमेरिका, उसके 4 राज्यों में क्या है भाई, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन व्यवस्था संचालित हो रही है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के कैंटन्स में, यानी वहां के स्विट्जरलैंड के जो राज्य हैं, वहां पर भी कौन सी शासन व्यवस्था है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जिसमें प्रारंभिक सभाएं होती हैं, जनमत संग्रह होता है, रिकॉल या प्रत्यावर्तन का उनको अधिकार होता है। तो 2 तो ये हो गए, क्लियर। इसके अलावा यदि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करें हम, तो वर्तमान संदर्भ की बात करें, पूर्व की बात करें, पूरा का पूरा तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये प्रारंभिक सभाएं हैं, ऐसा स्वरूप आप प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, आप पढ़ रहे थे, प्लेटो ने यूनान के कितने राज्यों का अध्ययन किया था भाई, 158 देशों का अध्ययन किया था, और ये लोकतंत्रात्मक था। यूनान के उस दौरान के जो नगर राज्य थे ना, वो कैसी शासन व्यवस्था थी, उसमें लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का कौन सा स्वरूप था भाई, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहां पर था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब जनता कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती थी, यानी कानून बनाने का अधिकार किसको था, जनता को था। जनता कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती थी, यह अधिकार जनता को था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में। कहां, यूनान के नगर राज्यों में। एक बात और हम देखते हैं, यदि बात करें हम ना, तो वर्तमान संदर्भ की बात करें, तो वर्तमान संदर्भ में भारत सरकार द्वारा,
क्या स्थापित किया गया है भाई? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है ना। सामुदायिक भारतीय संविधान में कल आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे, और नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 पढ़ा ना, और अनुच्छेद 40 में यह बात कही गई थी, या इस बात का प्रावधान था कि सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों में पंचायतों का गठन करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए थे 1952 में। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया था। राजस्थान के बगदरी, नागौर जिले के बगदरी गांव से ग्राम पंचायतों का गठन हो चुका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा फीता काट के उसका उद्घाटन किया गया था। तो ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत में जो होता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में क्या होता है भाई? ग्राम सभा। एक तो ग्राम पंचायत की सभा होती है ना, ग्राम पंचायत हो ना, उसकी सभा होती है, वो अलग है, और ग्राम सभा अलग है। ये ग्राम सभाएं कब कब होती हैं? सबसे पहले मान लो इसको 26 जनवरी को, एक तो स्वतंत्रता दिवस को होगी, एक होगी 15 अगस्त को, एक होगी 1 मई मजदूर दिवस को, मजदूर दिवस, और एक होगी 2 अक्टूबर को, है ना, गांधी जयंती उस दिन है। वर्तमान की बात कर रहे हैं हम, है ना। वर्तमान में जो ग्राम सभा की कितने बैठकें होती हैं? 4 बैठकें होती हैं। 2 स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, मजदूर दिवस और गांधी जयंती। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें जनता यानी ग्राम पंचायत की जितनी जनसंख्या है ना उस गांव की, वो सभी इस सभा में भाग ले सकते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 1 मई मजदूर दिवस जो है, और 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर को क्या गांधी जयंती है। ये 4 बैठकें होंगी। इन 4 बैठकों में किसको भाग लेने का अधिकार है? उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं को भाग लेने का अधिकार है। उस क्षेत्र के मतदाताओं का मतलब ये उस ग्राम पंचायत में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उन पार्टिसिपेट में सभी को इसमें भाग लेने का अधिकार है। तो ये है ग्राम सभा वर्तमान में। इसके अलावा ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं, उसमें भी आम जनता भाग ले सकती है, कानून निर्माण में सहयोग कर सकती है। तो स्थानीय निकायों की बात कर ले, स्थानीय निकायों के बाद में शहरी निकायों की बात कर ले। शहरी निकायों के अलावा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। सरकार यदि हमें कोई ऐसा कानून बनाना है जो हमारे हित में हो, तो वह कानून हमारे विधायक या सांसद ही बना पाएंगे। हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम ऐसे कानूनों में भाग नहीं ले सकते। ऐसे कानूनों में भाग लेने का जो अधिकार है वो किसका है भाई? विधायकों का है और सांसदों का है। इसके अलावा फिर भी हमें यदि किसी प्रकार का कोई विधेयक पारित करवाना है तो हम रिट लगा सकते हैं। सरकार के पास ये पीएन भगवती ने फास्ट ट्रैक जो योजना लागू की थी, है ना, तो उसके माध्यम से हम कोई सूचना पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार के पास पहुंचा सकते हैं, मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, या जो आज के टाइम में अखबार है, पत्र पत्रिकाएं, उनके माध्यम से हम सरकार तक कोई सूचना पहुंचा सकते हैं और सरकार ऐसे विषय पर कानून बना सकती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वहां भी उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। यह है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। क्लियर? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को एक बार दोबारा देख लो। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, सबसे पहले बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र है वो अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमोक्रेसी शब्द है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना, डेमोस और क्रेटिया, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। यानी लोकतंत्रात्मक शब्द से तात्पर्य जनता का शासन है। डॉक्टर इब्राहिम लिंकन ने परिभाषा दी है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन प्रबंध किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरी है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है, यानी कानून बनाने में जनता की भागीदारी जहां स्वयं होती है, स्वयं खुद कानून बनाए, ऐसी शासन व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं भाई? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरणों की बात करें हम तो यूनान के जो नगर राज्य थे, 158 संविधानों का प्लेटो ने जो अध्ययन किया था, वो 158 संविधानों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था। और वर्तमान की बात करें हम तो वर्तमान में अमेरिका के 4 कैंटन्स और स्विट्जरलैंड के, अमेरिका के 4 राज्य और स्विट्जरलैंड के कैंटनों में स्थापित है। इसके अलावा यदि हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो ग्राम सभा की बैठकें होती हैं उसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण आपको देखने को मिलता है।
क्लियर? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अब हम बात करते हैं दूसरा जो शासन है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और चुनाव की जरूरत कौन से में होती है भाई? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। क्या नाम है भाई इसका? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का मतलब है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रबंध करते हैं, यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया में हम सीधे भाग नहीं लेते, है ना? नहीं लेते है ना? कानून निर्माण की प्रक्रिया में हम सीधे भाग नहीं लेते। भाग लेने का जो अधिकार है वो किसका है? जनता का है। भाग लेने का अधिकार किसका है भाई? जनता का नहीं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का है। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बात करते हैं हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते किसे हैं। तो देखो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो शासन प्रबंध किया जाता है उस शासन व्यवस्था को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अब प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र जो होगा इसमें होगा चुनाव, है ना? जनता कैसे प्रतिनिधि चुनेगी? तो देखो पूरे विश्व में जो शासन का स्वरूप है वो एक तो है लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक, और एक है अधिनायक तंत्र। ये भी लोकतंत्र का ही स्वरूप है। अधिनायक तंत्र ये भी किसका स्वरूप है भाई? लोकतंत्र का ही स्वरूप है। यानी जनता द्वारा निश्चित समयावधि के लिए इनको चुना जाता है। लेकिन अधिनायक तंत्र में क्या होता है? जनता द्वारा चुना तो जाता है अधिनायक तंत्र के तहत। जनता द्वारा क्या किया जाता है? अधिनायक तंत्र के तहत इनको चुना तो जाता है, लेकिन होता क्या है इसमें? सरकार कई बार क्या करती है? तख्ता पलट की प्रक्रिया द्वारा जो वहां का शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो शासन स्थापित कर लेता है, या शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, शासन की व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में कर लेता है। ऐसी शासन व्यवस्था को प्रतिनिध्यात्मक अधिनायक तंत्र कहते हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें हम, पाकिस्तान का जो शासन है वो अधिनायक तंत्र की तरह ही होता है ना? वहाँ का जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद सही चुनाव हो गए और बाद में क्या होता है? जो सेना का प्रमुख होता है वो उस राजा को मार देता है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री उसको मार डालता है, देश निकाल दे देता है और शासन का स्वरूप अपने नियंत्रण में स्थापित कर लेता है। फिर वो क्या करता है कि अपनी मतलब जनता की चुनी हुई सरकार स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में क्या करता है? वो चुनाव करवाता है, और चुनाव बंदूक की नोक पर करवाता है, जनता को डरा धमका कर करवाता है। यदि मेरे पक्ष में वोट नहीं डाले तो आप अगली बार वोट डालने के लायक नहीं रहोगे। ऐसा शासन स्थापित किया जाता है, ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं। तो ऐसे स्वरूप में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं बल्कि अधिनायक तंत्र होता है। अब हम बात करते हैं, मान लो इस अधिनायक को तो रहने दो, हमें तो पढ़ना है चुनाव या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले बात करें कि भाई चुनाव कहते किसे हैं, है ना? ये जो चुनाव होता है वो किस में होगा? प्रतिनिधित्व है, यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे, इसलिए चुनाव किस में होगा? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में होगा। अब चुनाव की बात करें तो सरकार के सामने 2-3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है कि चुनाव कैसे होगा? पहला प्रश्न क्या है भाई? चुनाव कैसे होगा। दूसरा, चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है चुनाव कितने समय के लिए होगा, चुनाव का समय क्या होगा। ठीक है, यह सरकार के सामने मुख्य प्रश्न है। यानी सरकार मुख्य प्रश्नों की बात करें तो ऐसे प्रश्नों के सामने इनके वो जवाब देती है। तो देखो चुनाव की विधियां क्या होंगी, चुनाव की विशेषताएं क्या होंगी, चुनाव में सुधार के लिए कौन कौन से प्रावधान किए जाएंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है चुनाव कैसे होगा। ठीक है, अब चुनाव की बात करें तो चुनाव की 2 पद्धतियां हैं। चुनाव की कितनी पद्धतियां हैं? 2 पद्धतियां हैं विश्व में। एक तो है सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली। एक तो कौन सी है भाई? चुनाव में सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली। सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली से तात्पर्य है फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसका मतलब यह हुआ संपूर्ण क्षेत्र को
जितने सदस्यों का चुनाव करना है उतने सदस्यों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मान लो भारत की बात करें तो भारत की संसद के चुनाव इस विधि से होते हैं, और संसद के कौन से सदन का? लोकसभा। यानी भारत की बात करें तो इस विधि से किसका चुनाव होता है? लोकसभा का। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन भी इसी से होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें हम तो जो स्थानीय निकाय हैं, है ना, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में पहला है शहरी निकाय और दूसरा है ग्रामीण स्वायत्त शासित संस्था। इन दोनों के जो चुनाव होते हैं वो किस पद्धति से होते हैं भाई? सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली। सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली का तात्पर्य है कि जितने सदस्य चुनने हैं उतने क्षेत्र में पूरे को बांट दिया जाता है। जैसे भारत की बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को पूरे 542 सदस्यों का चुनाव करना है ना, तो 542 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में बांट दिया जाता है भाई? 542 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और वहां कितने भी सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, है ना, और एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। अब उसमें से जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको जीत घोषित कर दी जाएगी और 542 संसद सदस्य या लोकसभा सदस्य चुनकर चले जाएंगे। उसी प्रकार विधानसभा की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो पूरे राजस्थान को कितने भागों में विभाजित कर दिया जाता है? 200 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। और उसमें भी वही स्थिति होती है, कितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ो और एक क्षेत्र से यदि जिसको जितने ज्यादा वोट मिलते हैं उस आधार पर हम क्या करते हैं भाई? वोट की प्रक्रिया को अपनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो चुनाव पद्धति है उसको है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना, जिसमें भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो इस पद्धति से होता है। तो भारत, पहली बात करें हम चुनाव कैसे होगा, तो चुनाव पद्धतियों से होगा। अब चुनाव में भाग कौन लेंगे? अलग अलग पद्धति में अलग अलग लोगों द्वारा भाग लिया जाएगा। अलग अलग पद्धति की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जिसको वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, वोट देने का अधिकार प्राप्त है ना, मतदाता है, वो उसमें भाग लेंगे। और यदि इसमें बात करें हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति की, तो ऐसी स्थिति में भाग लेने का अधिकार किसको है? जो विधायक हैं उनको है, सांसद हैं उनको है, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली हो गई। तो उसमें भाग कौन लेगा? चुनाव कौन लड़ सकता है उसकी न्यूनतम योग्यता यहां पढ़ चुके हो पहले, है ना, यानी संसद सदस्य की योग्यताएं हैं, विधानसभा सदस्य की योग्यताएं हैं, विधानसभा की बाद में यदि करें तो राज्यसभा की योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, उपराष्ट्रपति की तो चुनाव लड़ने की योग्यता संविधान द्वारा निश्चित की गई है। अलग अलग देशों में ये क्या की गई है? अलग अलग तय की गई है। इसके बाद में है चुनाव जो है इसमें समानता स्थापित करने का, सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले, चुनाव में वाद विवाद हो, ये सब प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान करने के बाद हम चुनाव प्रक्रिया पर पहुंचते हैं, या यूं कहें चुनाव के द्वारा शासन प्रबंध होता है। ये है चुनाव पद्धति, या यूं कहें अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में एक बार दोबारा देख लो, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, जबकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हो, ऐसी शासन व्यवस्था को अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं, या इसको प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन प्रबंध किया जाता है। अब हम बात करेंगे कल कि भारत में जो चुनाव पद्धति है वो कौन कौन सी किस किस के लिए अपनाई गई है, या भारत की चुनाव पद्धति क्या है। क्लियर? ओके सर।